नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उन किताबी कहानियों और आम लोक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलेंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल रणनीतिकार और अद्भुत इच्छा शक्ति वाले इंसान की, जिन्होंने सिर्फ अपने तेज दिमाग और व्यावहारिक सोच के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। जरा जून 1665 के उस दर्दनाक दिन और पुरंदर की संधि के बारे में सोचिए। एक पिता जिसने अपने खून पसीने से जीते गए 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया, और तो और अपने 8 साल के मासूम बेटे को उनके खूंखार दरबार में बंधक के रूप में भेज दिया। सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। लेकिन ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक ऐसे लीडर को दर्शाता है जो आगे की बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आज कितने भी बड़े अपमान का घूंट पी सकता है। भाग 1, मिथक के पीछे का इंसान। तो सबसे पहले उस असली रणनीतिकार को समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर किताबी कहानियों के पीछे छिप जाते हैं। स्कूली किताबों और ऐतिहासिक सच्चाई के बीच का ये अंतर वाकई बेहद दिलचस्प है। अक्सर हमें एक ऐसे अजय देवता समान योद्धा की तस्वीर दिखाई जाती है जिससे कभी दर्द या बेबसी महसूस ही नहीं होती। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और प्रेरणादायक है। असल में वो एक बेहद व्यवहारिक रणनीतिकार थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखकर अपनी जनता की भलाई के लिए कड़वे से कड़वे फैसले ले सकता था। स्वराज्य का यह विजन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात पैदा हो गई हो। इसका मतलब सिर्फ एक राजा को हटाकर दूसरे को बिठाना नहीं था। ये जनता के कल्याण और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने पर केंद्रित एक मॉडल था। बचपन में अलग अलग सुल्तानों के राज में भारी टैक्स और असुरक्षा को देखकर ही इस स्वराज्य का बीज उनके मन में पड़ा था। भाग 2, स्वराज्य के बीज। आइए देखते हैं कि उनके शुरुआती जीवन और सोच ने इस गहरे विजन को कैसे जन्म दिया। पुणे में उठाए गए उनके शुरुआती कदमों पर गौर कीजिए। अपनी माता जीजाबाई से न्याय और अन्याय का अंतर सीखने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुणे की बर्बाद हो चुकी खेती को फिर से खड़ा किया। किसानों को टैक्स में छूट दी गई, बीज और बैलों के लिए कर्ज दिए गए, और सबसे कमाल की बात, समाज के हाशिए पर रहने वाले मावला समुदाय के लोगों से दोस्ती करके एक जमीनी और वफादार सेना तैयार की। ये एक बेहद आधुनिक आर्थिक और सामाजिक सोच थी। अब जरा कल्पना कीजिए, महज 15 या 16 साल की उम्र, इतनी कम उम्र में बिना किसी बड़े खून खराबे के सिर्फ अपनी कूटनीति और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तोरण के किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। ये बिना लड़े जीतने की कूटनीतिक सूझबूझ का एक शानदार उदाहरण था। जागीरदारी प्रथा को हटाकर नकद वेतन देने की ये शुरुआत तो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। जागीरदारी प्रथा में होता ये था कि वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी और फिर अधिकारी अक्सर किसानों का शोषण करते थे। इसकी जगह उन्होंने अधिकारियों को राज्य के खजाने से सीधे नकद वेतन यानी कैश सैलरी देने की प्रथा शुरू की। मकसद बिल्कुल साफ था, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना। भाग 3, एक मास्टरमाइंड की रणनीतियां। चलिए अब मनोवैज्ञानिक युद्ध और भूगोल के सटीक इस्तेमाल की उस अद्भुत मास्टर क्लास को डिकोड करते हैं। गनीमी कावा। ये शब्द सुनकर अक्सर लगता है कि ये बस जंगलों में छिपकर लड़ने के बारे में है, पर बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद परिष्कृत और सोची समझी छापामार युद्ध नीति थी। इसका मुख्य आधार था स्थानीय भूगोल का फायदा उठाना, सटीक खुफिया जानकारी जुटाना और दुश्मन की बड़ी सेना को अपनी तेज गति से थकाकर हराना। ये इस सच्चाई को स्वीकार करना था कि छोटी सेना को जीतने के लिए दुश्मन की कमजोरियों पर ही वार करना होगा। अफजल खान से मुलाकात के इस बारीक तैयारी को देखिए। ये सीधे सीधे उनके तेज दिमाग का सबूत है। पहले खुले मैदान में युद्ध से बचने के लिए डरने का नाटक किया गया, फिर मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ के घने जंगलों को चुना गया जहां दुश्मन के घुड़सवार पूरी तरह बेकार हो जाएं, और कपड़ों के नीचे छिलकत यानी लोहे का कवच और हाथों में बाघ नख छिपाना, ये पूरी तरह से शरीर के बजाय दिमाग पर निर्भरता को दर्शाता है। भावनाओं से युद्ध नहीं जीते जाते, सही समय और सही स्थान का चुनाव ही जीत पक्की करता है। यह कोई साधारण विचार नहीं है। इसी फिलॉसफी ने अफजल खान द्वारा मंदिरों को तोड़े जाने और बार बार उकसाए जाने के बावजूद उनके दिमाग को बिल्कुल शांत रखा। रणनीतिक लक्ष्य हमेशा तात्कालिक गुस्से से ऊपर रहे। साल 1683 की उस रात को सोचिए। रात के अंधेरे में एक शादी की बारात का भेष बनाया गया और भारी सुरक्षा वाले लाल महल में घुसपैठ की गई। शाइस्ता खान पर हुए इस साहसिक हमले ने मुगलों के अजय होने का भ्रम पूरी तरह से तोड़कर रख दिया।
ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये सम्राट औरंगजेब के सीधे दरबार तक मनोवैज्ञानिक खौफ भेजने का एक अचूक प्रहार था। भाग 4 साम्राज्य के वास्तुकार। युद्ध के मैदान से हटकर अब उनके नए साम्राज्य की नींव को देखते हैं, जो सख्त न्याय और सत्ता के विकेंद्रीकरण पर खड़ी थी। किलों के मैनेजमेंट का ये तरीका तो वाकई जीनियस था। हवलदार, सबनीस और कारखानीस, इन 3 अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों को एक साथ जिम्मेदारी दी गई। क्यों? ताकि कोई भी एक व्यक्ति अपना एकाधिकार ना जमा सके और अंदरूनी गद्दारी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रशासन अपने समय के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से सेक्युलर और इंक्लूसिव था। युद्ध के दौरान मस्जिदों और कुरान की सुरक्षा के सख्त आदेश थे। सेना में इब्राहिम खान जैसे उच्च पदस्थ मुस्लिम अधिकारी शामिल थे। पकड़ी गई दुश्मन महिलाओं को भी माता के समान सम्मान दिया जाता था। और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, चाहे वो कोई अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अष्टप्रधान मंडल, ये 8 मंत्रियों की परिषद सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। पेशवा से लेकर न्यायाधीश तक हर पद की अपनी जिम्मेदारी तय थी। इस व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि पद हमेशा योग्यता और मेरिट के आधार पर मिलें, कभी भी वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो। भाग 5 द ग्रेट एस्केप। चलिए अब इतिहास के सबसे रोमांचक और सस्पेंस से भरे भागने के किस्से की ओर चलते हैं। साल 1666, आगरा में नजरबंदी का वो वक्त। बाहर हजारों मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा है और फिर शुरू होता है एक मनोवैज्ञानिक खेल। बीमार होने का नाटक और साधु संतों के लिए जाने वाली मिठाई की विशाल टोकरियां। बिना किसी के ध्यान में आए दुश्मनों के बीच से निकल जाना अकल्पनीय धैर्य का प्रदर्शन था। लेकिन कहानी सिर्फ भाग निकलने पर खत्म नहीं होती। ये 8 महीने की लंबी यात्रा मथुरा, काशी, गया और पुरी होते हुए एक लंबा घुमावदार रास्ता तय करती है। इस थका देने वाली यात्रा का इस्तेमाल सिर्फ छिपने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया गया। भाग 6 एक शाश्वत विरासत। अंत में इस कठिन स्वतंत्रता को औपचारिक रूप देने से जिस सांस्कृतिक विरासत की नींव पड़ी, उस पर नजर डालते हैं। 1674 का औपचारिक राज्याभिषेक एक बहुत बड़ा कदम था। अपनी भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य व्यवहार कोष बनवाया गया। और ये बात तो बेहद कमाल की है कि उन्होंने मालवन में सिंधु दुर्ग जैसी नौसेना की नींव रखी, ये पहचानते हुए कि भविष्य में असली खतरा जमीन से नहीं बल्कि समंदर से आएगा। सांस्कृतिक गुलामी को राजनीतिक हार जितना ही खतरनाक मानना उनकी बेहद मॉडर्न सोच का हिस्सा था। करीब 360 किले, उनके द्वारा लगभग 360 किलों का निर्माण या मरम्मत की गई। उनके लिए ये किले महज पत्थरों की बेजान दीवारें नहीं थीं, बल्कि स्वराज्य की रक्षा करने वाली एक जीती जागती अनुशासित व्यवस्था थे। स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, बल्कि अपने पुरुषार्थ से अर्जित की जाती है। इतिहास का ये गहराई भरा विश्लेषण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया की चुनौतियों में ऐसा ज़मीनी और व्यावहारिक नेतृत्व कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ये लचीलेपन और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मजबूत नींव का काम करेगा।